हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ प्रीति पांडे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपका हिंदी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है, कहानी का महत्व लिखिए। तो आप लिखेंगे, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। मतलब कहानी सबको पसंद होती है, तो कहानी का महत्व आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। सो आंसर इसका यही है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो आप लोग लिख सकते हो, हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटना का सजीव चित्रण होता है, मतलब उसमें कैसे ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड नहीं होता है, पात्र जैसे ये घटना, और इंटरेस्टिंग सा होता है कहानी ना, इसीलिए बालकों को पसंद होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानीकारक का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो उत्तर है आपका, कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकारक का प्रमुख कौशल है। कहानी का महत्व बताइए, आपका दूसरा प्रश्न है। तो उत्तर है आपका, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। आंसर, उत्तर, लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है या लिखना है, मौखिक शिक्षण 2 प्रकार के होते हैं। ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। शब्द किसे कहते हैं। आपका प्रश्न है अगला, शब्द किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर है, अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। उत्तर, शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोह को भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो आंसर आपका है, पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका, गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। उत्तर, सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ इत्यादि का ज्ञान। अगला प्रश्न है आपका, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। तो द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। उत्तर, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया। तो उत्तर, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिन ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते
कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो उत्तर है आपका विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी कथा इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। उत्तर सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, लेखन कविता, लेखन स्मरण, संस्मरण, लेखन विवरण, व्याख्यान लेखन इत्यादि। अगला प्रश्न है आपका लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। उत्तर अपनी भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका अक्षर का अर्थ लिखिए। तो उत्तर जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के 2 वर्गों में विभक्त हैं, स्वर, व्यंजन। अगला क्वेश्चन है आपका शब्द की व्याख्या कीजिए। उत्तर व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। अगला का प्रश्न है आपका शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर शब्द 2 प्रकार के होते हैं या शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला ध्वन्यात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द। दूसरा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है आपका उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ प्लस मर बराबर अमर, अति प्लस कर्मण बराबर अतिक्रमण, आ प्लस नैतिक अनैतिक, न्याय प्लस आलय न्यायालय। अगला प्रश्न है आपका प्रत्यय का अर्थ बताइए। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कटुआ, कड़वा। हट जाने से कड़वाहट हो जाता है। समासिक पद किसे कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता, रोटी, रोजी, रोटी, पढ़ाई, लिखाई। समास कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है आपका संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जिसमें व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आपका सर्वनाम का अर्थ बताइए। उत्तर सर्वनाम कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने इत्यादि को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्रिया के भेद लिखिए। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, सकर्म के आधार पर सकर्म क्रिया तथा अकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया